नदियाँ। वैसे तो मानव जगत में नदियों का बहुत बड़ा महत्व रहा है और इन नदियों से ही जीवन की प्रारंभिक चरण शुरुआत हुई है। नदियाँ हमारे जीवन में जितना विशाल है और जितना अनंत है, उतना ही गहरा इसका प्रभाव पड़ता गया है हमारे पूरे के पूरे मानव इतिहास में। नदियाँ जहाँ जहाँ बही है, वहाँ वहाँ जीवन का विकास हुआ है और इन्हीं जीवन के विकास के स्वरूप आज हम जिंदा हैं। चाहे किसी भी सभ्यता की बात की जाए, हर एक सभ्यता की शुरुआत एक नदी के किनारे ही हुई है। चाहे आप इतिहास पढ़ें या नहीं तो फिर आप जियोग्राफी पढ़ें, हर एक शख्स, हर वह तथ्य जो हमें आज मिल रहे हैं इतिहास के द्वारा, उन सभी में कहीं ना कहीं नदियों का बहुत ही गहरा और एक अभिन्न अंग रहा है। तो बात कर लेते हैं आखिर ये नदियाँ हमारे जीवन में क्यों महत्व है और ये कहाँ से शुरुआत हुई। बात करते हैं सबसे पहले ग्लेशियर्स की। नदी का प्रारंभिक व ऐतिहासिक स्वरूप ग्लेशियर ही होता है। हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे धरती के जीवन चक्र में और हमारे जीवन में सबसे बड़ा और गहरा प्रभाव रहा है ग्लेशियर का। ग्लेशियर का प्रारंभिक स्वरूप एक पहाड़ होता है। उस पहाड़ के सबसे उच्च श्रेणी में बहुत से बर्फ के टीले होते हैं। उन बर्फ के टीलों पे जो पानी का सघन दबाव के साथ एक ऐसा जमावड़ा बनता है जिसे कालांतर व समय के साथ उस चीज में तेज बहाव होने से वहां पे एक जलधारा का स्रोत बनता है। और इन्हीं जलधारा के स्रोत स्वरूप हमें आज की जो मुख्य हमारी नदियां हैं ये देखने को मिलते हैं। अभी ये जो ग्लेशियर्स हैं ये बिल्कुल सघन होते हैं और इनमें अंबार पानी का मुख्य पीने का स्रोत होता है। जो पीने का स्वच्छ पानी हमें ये ग्लेशियर से ही मिलता है और ये ग्लेशियर बिल्कुल ही सही और स्वच्छता का सबसे सर्वोत्तम साधक माना गया है। नदियों के बारे में जितनी बात की जाए उसमें से सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम श्रेणी की जो पानी होती है वो ग्लेशियर होती है। और ग्लेशियर के बाद जो बहते हुए जो पानी आते हैं, इन्हें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे चीज़ों का समावेश होता है। नदियों का प्रारंभिक स्वरूप हमेशा ग्लेशियर होते हैं, ये ऐसे साबित नहीं होता। कई मामलों पे इसका स्वरूप कुछ अलग भी हो सकता है। मानव जगत में इस चीज़ की कौतूहलता हमेशा से रही है और हम वैज्ञानिकों के तथ्यों के हिसाब से सोचें तो ये नदियाँ कोई बहुत ही रोमांचक व एक रहस्यात्मक चीज़ नहीं है। ये तथ्यों व वैज्ञानिक विश्लेषणों से बना हुआ एक जियोग्राफिकल डेटा है। बात करते हैं नदियों के विज्ञान को, कहा जाए तो उसे पोमोटोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों के तथ्य के हिसाब से इस नदियों का निर्माण व उसका उद्गम बहुत ही विचित्र और अनंत काल से होते आया है और इन्हीं अनंत कालों से नदियों का प्रारंभिक स्वरूप और आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नदियाँ कभी शांत स्वभाव से बहते हैं तो कभी अपने रौद्र रूप को दिखाते हैं। इन्हीं रौद्र रूप को हम समझते हुए यदि हम देखें तो इस दुनिया में बहुत से ऐसी नदियाँ हैं जिनकी प्रारंभिक स्रोत एक बूंद भी हो सकती है या एक स्रोत भी हो सकती है। जल का प्रारंभिक स्वरूप हम ग्लेशियर ही ना माने तो एक पहाड़ के से बहने वाली छोटी सी स्रोत भी एक बहुत बड़ी नदी को जन्म दे सकती है। 1757 में जर्मन हाइड्रोलॉजिस्ट एल्बर्ट ब्राहम ने अपना एक तर्क दिया था, जिन्होंने कहा था कि यदि नदियां बहती हैं तो उसके लगभग अनुपात में 6 गुना ज़्यादा ताकतवर जो जलधारा होती है वो उसके केंद्र में होती है। यह इसका वैज्ञानिक विश्लेषण सबसे पहला था। इसके बाद आते आते कालांतर में और आज के इस वैज्ञानिक तथ्यों में नदियों का बहुत ही ज़्यादा विस्तार और गहनता से अध्ययन किया गया। अध्ययन के स्वरूप हमने ये पाया कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो नदियों के हिसाब से और बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक विश्लेषण से जियोग्राफी के टर्म पे, तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ये एक ऐसे वैज्ञानिकों का ग्रुप है जो पोमोटोलॉजी से कोलैबोरेशन पे काम करते हैं। और इनके तथ्यों के हिसाब से हमारे इस पूरे के पूरे धरती में 4 मुख्य प्रकार की नदियाँ होती हैं। 4 नदियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे यूथफुल रिवर। यूथफुल रिवर ऐसी नदियाँ होती हैं जिसके कुछ ही संगम होते हैं, इसमें कुछ ही डिस्चार्ज होता है और इसके जो धरातल व इसकी जो इरोजन की क्षमता होती है, इरोजन कैपेसिटी हम कहें तो वो काफ़ी कम होती है। इसके बाद बात करें तो मैच्योर रिवर, यह ऐसा रिवर होता है, यह ऐसा नदी होता है जो यूथफुल रिवर के सापेक्ष में काफ़ी रौद्र होता है। इसकी भी शुरुआत एक छोटे से उद्गम से स्थान की हो सकती है या नहीं तो फिर इससे कोई बहुत बड़े ग्लेशियर से आ सकता है। और इसकी स्वरूप हम देखेंगे तो ये ज़्यादा गहरा और ज़्यादा ही विचित्र होता है।
अधिकांश जो वर्षावन और इसके जो बाद जो झरने होते हैं, इन झरनों पे मैच्योर रिवर का सबसे बड़ा और गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें इरोजन कैपेसिटी जो कहा जाए तो नदी की भेदक क्षमता होती है ज़मीन पे सबसे ज़्यादा होती है, और ये सबसे चौड़ी भी हो सकती है। इसी चौड़ेपन और नदी के सामंजस्य में हम देख सकते हैं ये नाइगेरिया फॉल, ये नायग्रा फॉल इतना चौड़ा है, आप इसके बारे में जानते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैच्योर रिवर का। और मैच्योर रिवर के कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि जिसकी ज़्यादा गहनता से हो, जिसकी ज़्यादा भेदक क्षमता हो, जैसे कि गंगा, टाइग्रिस। इसके बाद बात करें तो नदियाँ कुछ पुरानी भी होती हैं, जिसे हम ओल्ड रिवर की श्रेणी में डालते हैं। इसको समझना इसलिए इसी है क्योंकि इसकी भेदक क्षमता काफ़ी कम होती है, इसकी स्रोत भी काफ़ी पतली होती है और ये कहीं पर से भी स्रोत हो सकता है, और इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी भी उन बाकी नदियों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। ये पानी बिल्कुल छिछली होती है और ये कलकल करती हुई आगे बढ़ती हैं, और ये कभी कभी सबसे खास बात ये कभी नदी के उपजाऊ और दूसरे खेती किसानी के लिए एक बेहतर साधक बन जाती है। इसके बाद नदियों में जो सबसे खास बात ये होती है इस नदियों में कि ये जो नदियाँ होती हैं वह अधिकांश मानव लोगों के आसपास, मतलब जो प्रारंभिक सभ्यता होंगी या जो आज की भी सभ्यताएं, इनके आसपास ही होती हैं। इसके बाद यदि बात की जाए तो चौथी श्रेणी होती है रिजुविनेटेड रिवर्स, यानी कि रिजुविनेटेड नदियाँ। ये ऐसी नदियाँ होती है जैसे कि कहीं भी किसी भी जलधारा बह रही हो, ये हमारे बहुत अलग अलग जो भूखंड हो, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, यदि टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर नीचे दबाव होने से यह किसी भी जगह प्रकट हो सकती है। ये रिजुविनेटिंग नदीज काफ़ी अच्छी और एक मुख्य पानी का स्रोत माना जाता है। आज भी इसे बहुत सारे मिनरल्स और ऐसे तत्व मिलते हैं जिसके विश्लेषण वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई नदियों की मुख्य 4 प्रकार के होने की। तो ये नदियाँ जो जिस प्रकार से दुनिया में बहती हैं, इन्हीं नदियों के स्वरूप हमारे पूरे मानव इतिहास से लेकर के आज के जो मुख्य धारा के जो मानव हैं, इन मानव का विकास इन नदियाँ ने ही किया है। और इन नदियों में बहने वाली हर एक प्रत्येक जल एक ऐसे इतिहास को जन्म देता है, एक ऐसे इतिहास की गाथा बताती है जिसे हमारे शायद पूर्वजों ने भी पिया है, और आज भी हम उस पानी को बिल्कुल उसी स्वरूप में पी रहे हैं। ये पानियाँ ही नहीं, एक ऐसा इतिहास को संचित करना है, एक ऐसा इतिहास को समझना है जिसकी इतिहास व इसकी जो अस्तित्व आज से नहीं करीबन कई हजार साल पुरानी है। नदियाँ जहाँ जहाँ बही हैं वहाँ वहाँ एक नया और एक अद्भुत जीवन शैली हमें दिखने को मिला है, और इसी अद्भुत जीवन शैली में हम एक बेहतरीन जीवन जीते आए हैं। नदिया का प्रारंभिक स्वरूप हमें एक बरजरूर चट्टान से मिलता है, और इसके स्वरूप हमें बहुत सारे उसके आसपास एक अलग ही इकोसिस्टम और एक अलग ही हमें जीवन शैली के साथ लोगों का आजीवन और आजीविका दिखती है। इसी आजीविका स्वरूप हम देखते हैं ये जो नदियाँ बहती हैं मुख्यतः चट्टानों के बीच से बहते हुए हमारे घर तक, जो भी व्यक्ति या जो भी जिनके भी घर आसपास नदियों के स्वरूप हैं उनके घर तक ये नदियाँ बहती हैं। इसके साथ ही साथ यदि नदियों में कुछ उछाल आए, यदि उसमें कोई थोड़ा थोड़ा बदलाव आए, तो एक अलग ही इकोसिस्टम और एक नई प्रणाली को जन्म देती है। इसी नई प्रणाली में जन्म स्वरूप नदियाँ कभी छिछली होती हैं और कभी ये बहुत ही गहरी होती हैं। इन्हीं नदियों के स्वरूप हमें और भी अलग अलग तरीके की चीज देखने को मिलती है। हर एक नदी एक अलग प्रकार के इकोसिस्टम के जन्म देती है। ये एक ऐसे इकोसिस्टम को जन्म देती है जिसके बारे में वैज्ञानिक और आज भी जो हमारे जो मुख्य धारा के जो वैज्ञानिक हैं इस पे रिसर्च इनकी जारी है। रिसर्च के स्वरूप हमने ये पाया कि नदियों में जो मोड़ होते हैं इसमें एक नहीं अनंत बनावट हो सकते हैं, और नदियों को समझना और नदियों का चक्र इतना सघन व इतना सरल है कि जिस चीज़ को समझना अभी हमारे बस में नहीं है, पर हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। अगर हम हमारी उपलब्धियों की बात की जाए तो हमने नदियों को 4 अलग अलग श्रेणी के अलावा उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट से और उसकी जो प्रारंभिक व उसके जो जलधारा में बहने की गति को और भी कई हम 10 अलग अलग प्रकार में इसमें श्रेणी में डिवाइड किए हैं। इन्हीं श्रेणियों को डिवाइड करते हुए यदि हम देखें तो नदी काफ़ी बड़ी और डिस्चार्ज के साथ अपनी जो गहराई को भी दर्शाती है। दुनिया में सबसे वैसे बड़ी नदी नाइल है, और इसके बाद अगर बात की जाए सबसे चौड़ी नदी तो वो है अमेज़न। इन्हीं अमेज़न और नाइल रिवर के स्वरूप आप देख सकते हैं पूरा साउथ अफ्रीका और जो भी दूसरे महाद्वीप हैं इन पे संचित जीवन बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा है। इन्हीं जीवन के स्वरूप पूरे जीवन और नदियाँ आपस में एक ऐसे तालमेल को दर्शाती हैं जैसे जीवन में एक नई उम्मीद के साथ उसमें जीवट का फैलाव होना।
नदी का पानी जिस भी स्वरूप और जिस भी जलधारा के स्वरूप किसी भी मार्ग से बहे, वहाँ पे जीवन का होना 100% निश्चित होता है। भले ही उस जीवन को समझने के लिए हमारी आंखें उसको समझने लायक हो या ना हो, पर उसकी जीवन की उत्पत्ति, उस जीवन की सजीवता बिल्कुल ही निश्चित होती है। और इन्हीं जीवन की सजीवता स्वरूप हम पाते हैं कि नदी बहुत ही शांत होने के बावजूद भी एक सूखी नदी भी कहलाती है। कभी कभी ये सूखी नदी, बहुत सारे लोग उसे बेसिन कहते हैं, और इन्हीं बेसिनों के स्वरूप हमें एक सबसे बेस्ट पार्ट मिलता है, वो है हमारे पास सबसे उपजाऊ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी होने के साथ हम पाते हैं कि इस मिट्टी में यदि किया गया किसानी दुनिया में सबसे बेस्ट होता है, और उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और इन्हीं के स्वरूप जो स्लिट होती है उससे एक सबसे बेहतर तरीके से फार्मिंग की जा सकती है। वैसे नदियों के पास जहाँ पे स्लिट होती है और जहाँ पे मिट्टी का अच्छा उपज होता है, वहाँ पे उसके आसपास एक अलग ही इकोसिस्टम, एक अलग ही तंत्र तैयार होता है। एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र जिसके पास एक नहीं अनेक प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें उड़ने वाले जीव से होकर के पानी में तैरने वाले जीव भी हो सकते हैं। ये सारे जीवों का वहाँ पे मौजूदगी एक नई इकोसिस्टम के साथ जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने वाला और पूरी की पूरी पर्यावरण तंत्र को सजीव बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इन्हीं नदियों के स्वरूप यदि हम बात करें, जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जैसे कि कहा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नदियों का सबसे ज़्यादा और सबसे सघन जीवन का मार्ग हमें मिलता है। इन जीवन के मार्ग स्वरूप हम पाते हैं कि कुछ जीवन ऐसे भी होते हैं जिसके बारे में आज भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए, पर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और इन जीवट की मौजूदगी बिल्कुल एक जैसा ही होती है। जैसे ही हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जिस दिन हम समझेंगे हम इसके बारे में बिल्कुल बता पाएंगे आपको। पर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो छिछली पानी होती है, इस पे भी जीवन इतनी बेहतर तरीके से फैलती है, और एक तंत्र दूसरे तंत्र से किस तरीके से मिलती है, ये से आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम वैज्ञानिकों के तथ्यों से ये माने तो हर एक जीवन एक अलग इकोसिस्टम पे होता है, लेकिन इकोसिस्टम एक से लेकर के दो इकोसिस्टम का आपस में मिलना ये दर्शाता है कि जीवन अपने आप में एक सीमित निश्चित दायरे पे नहीं होता, इसका दायरा काफी बड़ा होता है। जरूरत है हमें अपनी सोच का दायरा को बढ़ाते हुए वे सारी चीजों को भी समझने का, चाहे वो भालू की बात हो या किसी दूसरे जीव की बात हो। बात कर लेते हैं कि नदियों का अगर आगे हमारे जीवन पे फैले तो हम उसे किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वैसे हमारे मानव इतिहास में नदियों का उपयोग हम पहले सबसे प्रारंभिक रूप में मछली पालन, कृषि और अब हम ऊर्जा उत्पादन में कर रहे हैं। मछली पालन के स्वरूप हम बहुत सारे ऐसे अनंत प्रकार के जो हमारा अर्थ है वो मजबूत किए हैं। इसके साथ ही साथ जो मछलियों के साथ हमने खेती किसानी की है, ये खेती किसानी आज भी हम गंगा के किनारे जो देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे किसानी की जा रही है, जो आज भी हम नई तकनीकी के अलावा और पुरानी तकनीकी के पद्धति से भी एक सही संतुलन बनाए रख सकते हैं। नदियाँ जहाँ पे फैलती हैं, जितना ज़्यादा नदी विशाल होती है उतना ज़्यादा उसकी संभावनाएं होती हैं जीवट फैलाने का और एक जीवन प्रदान करने का और लोगों को आजीविका देने का। वैसे नदियाँ कभी हमेशा एक सही मार्ग में नहीं होती, यही इस नदी की सबसे खास बात होती है। यदि आप बात करें नदियों की फैलाव की, तो हर वह जगह जहाँ भी वो फैला, कभी कभी नदियाँ रौद्र होती है और इसी रौद्र स्वरूप हमें झेलना पड़ता है। पर ये प्रकृति का शाश्वत नियम है, हमें बदलाव को स्वीकार करना ही चाहिए और ये नदी की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस नदी एक नई तंत्र को जन्म देती रहती है। हमें ये लगता है हमारे मानव जीवन में ये एक सीमित दायरा है, हम सिर्फ यही सोच पाते हैं कि ये जीवन में जो नदियाँ हैं उसका एक छोटा सा अंग है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। जीवन में यदि हम देखा जाए तो नदी हर दिशा में, हर स्वरूप में, हर परिदृश्य में यदि वो रौद्र भी हुई तो उसका मकसद सिर्फ जीवट फैलाना है, एक लोगों को जीवन देना, एक नई तंत्र को तैयार करना और एक ऐसी पद्धति की निर्माण करना जिसके बारे में शायद मनुष्य समझ ना पाए। और यदि हमारी समझ उतनी है भी तो अभी हम उस चीज को देख नहीं पाए। हमें सिर्फ जंगलों पे नदियां एक परेशानी के रूप में दिखती है, पर वो एक अवसर है। हम सभी मानवों के लिए वो सिर्फ एक अवसर है जिसे हम प्रकृति को बचाए रखते हुए उससे आगे बढ़ना है। पर इसका स्वरूप हमने क्या किया, हम अपने जहाँ भी अन्वेषण किए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही दी हमने प्रकृति को। आप देख सकते हैं कि हमने एक साथ कई सारे नदियों की जो बेसिन्स हैं जहाँ पे नदियाँ सूख गई हैं वहाँ पे हमने मानव निर्माण किया, पर कुछ निर्माण इस मामले पे हमने अच्छा भी किया। आप देख सकते हैं यह एक नए प्रकार का पर्यटन का स्रोत बना, पर कुछ मामलों पे हमने उस पर्यटन के स्रोत को भी मैला किया है और इसी पर्यटन के स्रोत के स्वरूप हमने बहुत सारी तकलीफ दी अपनी प्रकृति माता को।
और ये धरती माता का एक किसी दिन स्वरूप रौद्र न हो जाए, मेरा तो यही मानना है। पर हम अपने काम को करते हुए इसी संतुलन को बनाए रखते हुए यदि इस जीवन पे आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि एक बेहतर जीवन तंत्र और एक नई तंत्रिका तंत्र से काम करता हुआ हमारा मानव जीवन एक नई उम्मीद को जन्म देता है। एक ऐसी उम्मीद को जन्म देता है जिसके स्वरूप हम नित्य निर्माण करें और ऐसा निर्माण करें जिससे लोगों में आजीविका फैले, लोगों में संतुलन बने, लोगों में एक नई परिदृश्य बढ़े। और इस सजीवता को समझते हुए हमें एक ऐसा तंत्र की कामना भी करनी है और एक साथ जितने भी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इन सबको भी समझाना है कि नदी सिर्फ और सिर्फ हमारे उपयोग की नहीं, हमें उसका ख्याल भी रखना है। जिस प्रकार गंगा आज पूरी दुनिया में मैली हो रही है उसकी प्रकार हमें सुधारना है, उसकी स्थिति को सुधारना है। ये सिर्फ काम आप सबका ही नहीं हमारा भी है, हर वो लोग का जो उस चीज को सिर्फ देख कर ही आनंद ना ले, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ें। और इस नदी का अंत इसी प्रकार एक ट्रिब्यूटरीज में होती है, एक डेल्टा पे, जिससे नदी का आखिरी स्वरूप एक नए समुद्र से होता है और वो समुद्र अनंत होता है। तो हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना है और इस नदी के तरफ की तरह आगे चलते जाना है बिना रुके। पर इस सबसे बड़ी खास बात ये वो संतुलन, वो हर एक कदम का एक पहला और एक आखिरी संतुलन जो पिछले वाले कदम से बेहतर हो और उसे ही आगे करते हुए हमें अपने जीवन पे आगे बढ़ना है। बिल्कुल उसी प्रकार का संतुलन जैसे हमने प्रकृति और हमारी तकनीक पे किया है और इसी तकनीकी का स्वरूप हम आगे ही बढ़ेंगे। और ऐसे संतुलन से पार करते हुए हमें इस जीवन पे इस पूरे के पूरे प्रकृति को बचाए रखना है।